हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्शन। एक्चुअली रॉकेट प्रोपल्शन नहीं, आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम बेसिकली हमने क्या देखा था, फोर्स की वैल्यू एम ए आ जाती थी। वो एम बाहर तभी आ पाता था जब मास की वैल्यू कांस्टेंट होती थी। हमारे पास एक्चुअली जो फोर्स होता है वो होता है डी पी डिवाइडेड बाय डी टी, जहाँ पे पी क्या होता है, हमारा मोमेंटम, जिसको हम एम वी लिखते हैं। अगर मास कांस्टेंट होता था तो वो एम ए बन जाता था। मास की वैल्यू अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमारे पास ये फोर्स की कुछ वैल्यू आती है। अगर अच्छा सिंपली आपको याद रखना है तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हो। फोर्स को आप बोल दोगे फोर्स इज इक्वल टू एम, तो ये आ जाएगा डी एम अपॉन डी टी टाइम्स वी, अगर वी कांस्टेंट है रिलेटिवली। ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये, इसको कैसे आता है ये सारी चीज़ें अभी के अभी हम देख लेंगे कि बस आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो बेसिक हमारा रॉकेट प्रोपल्शन वाले क्वेश्चंस आ ही जाएंगे, लेकिन ये इकलौता क्वेश्चन नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ग्राउंड है और ग्राउंड पे इस तरीके से एक कार्ट रखा हुआ है, इसमें यहाँ पर तक पानी भरा हुआ है एच हाइट तक, और एच हाइट तक रखा हुआ है। इसमें मैंने नीचे एक छेद कर दिया, तो बताओ ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी? या फिर ऐसा हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर छेद कर दिया, तो यहाँ पर छेद कर दिया तो पानी इस तरीके से बाहर निकलने लगेगा। अच्छा, पानी बाहर किस स्पीड से निकलेगा? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं, उसकी वैल्यू कितनी हुई है, √2gh। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ पर इस तरीके से पानी निकल रहा है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कार्ट हमारा इस दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। या फिर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करना है तो क्या होगा, देखो इस वेलोसिटी के हिसाब से इसके ऊपर कुछ इस तरफ थ्रस्ट फोर्स लगता है ना। थ्रस्ट फोर्स लगेगा, अगर वो फोर्स हमारे फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा होगा तो फिर ये गाड़ी इस तरफ चल देगी। अब देखो यहाँ से पानी निकलता जा रहा है, पानी बहता जा रहा है, तो इसका वजन कम होता जाएगा। वजन कम होता जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम होती जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन कम होती जाएगी तो हमारे पास फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। तो हो सकता है थोड़ी देर बाद ये गाड़ी चलने लग जाए। तो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं कि भाई बताओ कितनी देर बाद ये गाड़ी चल पड़ेगी। तो इन सभी क्वेश्चन में जो क्रक्स आ जाता है ना, वो ये आ जाता है कि भाई हम बता पाएँ कि इस गाड़ी पर एक्चुअली जो फोर्स लग रहा था वो कितना लगता है। तो यही सब चीज़ें हम कैलकुलेट करने वाले हैं आज के वेरिएबल मास सिस्टम में। अच्छा, वेरिएबल मास सिस्टम में एक और तरीके के सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, जहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ग्राउंड होता है और यहाँ पर मान लो इस तरीके से एक चेन है। चेन को छोड़ दिया, चेन गिरना शुरू हो जाएगी। अब चेन गिरती है, चेन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी जैसे जैसे चेन नीचे आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बात करोगे, दिया जाएगा क्वेश्चन में कि चेन अगर ग्राउंड से टकराती है तो अपना पूरा मोमेंटम अर्थ को ट्रांसफर कर देती है और रेस्ट पे आ जाती है। ठीक, तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। अर्थ पे कितना फोर्स लगेगा? तो अर्थ के ऊपर कुछ मोमेंटम आता जा रहा है और वो मोमेंटम भी कांस्टेंट रेट से नहीं आ रहा है। जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ज़्यादा हमारे पास चेन में कड़ियाँ होती हैं, कड़ियाँ बोल लो, ज़्यादा कड़ियाँ पर सेकंड फिर नीचे टकराने लगेंगी, तो जो फोर्स ग्राउंड पे लगने वाला है वो भी टाइम का फंक्शन हो सकता है या फिर रस्सी की लेंथ एल का फंक्शन हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आज हम देखने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें इस तरीके से मान लो पिस्टन होगा, ऊपर कुछ पार्टिकल्स हैं, नीचे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से आ रहे हैं यू से, यहाँ पर से भी कांस्टेंट स्पीड से आ रहे हैं यू से। तो इस पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा? तो अभी तो सिमेट्री है, मान लो दोनों तरफ डेंसिटी बराबर थी तो सेम फोर्स लग जाएगा। लेकिन अगर हम पिस्टन को भी चला दें इस तरफ वी से, तो ऐसे में फिर हमारी सिमेट्री गड़बड़ा जाती है। हमें फिर पता करना होता है ऊपर की तरफ से ज़्यादा फोर्स लगता है, नीचे की तरफ से कम फोर्स लगता है, क्या डिफरेंस है। सारी की सारी चीज़ें आज कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इन सभी का जो क्रक्स आता है निकल के, वो होता है कि जब भी हमारे पास इस तरीके के सिस्टम होते हैं जहाँ पर मास आता जा रहा है या मास निकलता जा रहा है, ऐसे केस में जो थ्रस्ट फोर्स होगा उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो ऐसे दे दिया कि यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर पूरी सेना थी जो इस पर गोलियाँ दागे जा रहे हैं। तो गोलियाँ आती हैं और ये इस ब्लॉक में आकर के फंस जाती हैं। तो इसके ऊपर भी इस दिशा में कुछ फोर्स लगता है, कितना लग रहा है वो फोर्स, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी होंगी। एक वॉल है हमारे पास, यहाँ पर एक पाइप है, पाइप में से हमारे पास पानी निकल रहा है, इस पर टकरा रहा है, तो कितना इस वॉल के ऊपर फोर्स लगेगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो आज हम देखने वाले हैं। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल भी है। तो देखो हमारे पास जो सेकेंड लॉ में हम पढ़ते थे F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये आता कहाँ से था? दरअसल हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, dp अपॉन dt। यहाँ पे p होता है हमारे पास मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम को हम लिख देते p इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। हम मान लेते थे कि मास की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये मास हमारे डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकल जाता था। ये क्या बन जाता था, हम लिख देते फोर्स वॉज dp अपॉन dt। अगर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो हम लिख देते फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स हमारा dv अपॉन dt हो जाता था, वो बन जाता है हमारा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो है वेरिएबल मास सिस्टम, उसमें m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास यहाँ से जो वेलोसिटी से ये निकल रहा है, अगर वो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, मैं आपको चुटकी में बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ।
तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारे पास इसी को हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो इसको आप लिख दोगे v इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है तो आप इसको लिख दोगे f इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, इसी को रीअरेंज करके मैं लिख देता हूँ तो वो जाता है डी एम अपॉन डी टी टाइम्स वी रिलेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आने वाली है। फील करने की कोशिश करते हैं, अगर बस फॉर्मूले को फील करेंगे, अभी इसको डिराइव भी कर लेंगे दोबारा से, वैसे तो हम पहले ही कर चुके हैं ये चीज़। देखो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं पूछूं, पहले तो बस फील करो, यहाँ से अगर इस तरफ गैसेस निकल रही हैं तो हमारे पास इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लगने वाला है। ठीक है, अच्छा इसका जो बॉडी का मास है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इसमें से गैसेस बाहर निकलती जा रही हैं तो इसका जो मास है वो एक्चुअली कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है जाएगी। ठीक है, अच्छा वी रिलेटिव, ये क्या चीज़ की वेलोसिटी होती है? ये वेलोसिटी होती है उस पार्टिकल की जो बाहर निकल रहा है उसके ऊपर गिर रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू द बॉडी इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो इस तरफ आ रही है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स मानता हूँ तो ये भी मेरे पास नेगेटिव आती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, और हम यहाँ फील भी कर सकते हैं भाई यहाँ पर इसी दिशा में तो फोर्स लगेगा। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास इसको तो हटा दो, है ना, ये चीज़ें बात के लिए आप याद रख लेना। हमारे पास रॉकेट का मास इनिशियली दे दिया है m नॉट रॉकेट, और उसके अंदर जो भी फ्यूल है, और उसकी इनिशियली वेलोसिटी भी 0 थी, एट रेस्ट था वो हमारे पास, और उसमें से कुछ फ्यूल जलता है, और जितना फ्यूल जलता है वो बाहर फेंक दिया जाता है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो भी हमें दी हुई है इस तरीके से v, और हमें एक रेट दी होगी कि भाई इस रेट के साथ हमारे पास जो फ्यूल है वो जल रहा है, तो हमारे पास रेट r किलोग्राम पर सेकंड इस तरीके से वैल्यू दी होगी। इतनी चीज़ें तो हमारे पास होनी ही चाहिए, तभी हम फिर इसके आगे कैलकुलेशंस कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ हमें जो समझनी है, ये जो v वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी या विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट होगी। तो देखो इसको फील करने की कोशिश करो। हमारे पास मान लो एक बंदूक है, मैं बंदूक चला दूँ क्या, तो यहाँ से गोली निकलती है, और मैं क्या बोलता हूँ, गोली निकली, उसकी स्पीड है 1000 मीटर पर सेकेंड, और वो जो वेलोसिटी होती है एक्चुअली होती है हमारी मजल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बंदूक। अच्छा मैं एक गाड़ी में बैठ गया या मैं ट्रेन में बैठ गया और मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, फिर मैं बंदूक चलाऊंगा, बंदूक से गोली अभी भी सेम स्पीड से निकलेगी, लेकिन वो होगी विद रेस्पेक्ट टू द गन। अब गन खुद इस तरफ आ रही थी, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास स्पीड थोड़ी कम आएगी, या फिर अगर मैं आगे की तरफ चलाऊँ तो थोड़ी ज़्यादा आएगी। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी हमें यही समझना है। पहली बात तो ये जो वी है इसको मैं बोल दूंगा इजेक्ट, है ना, इजेक्ट स्पीड ऑफ फ्यूल, या फिर जो भी बोलना है, फ्यूल हो या कुछ भी गिर रहा हो सकता कोई बैठ के इस तरीके से बहुत सारी बॉल फेंक रहा हो, तो वो भी हमारे लिए तो ऐसे ही काउंट होएगा। सेम चीज़ है हमारे लिए, फिजिक्स में तो हम उसको सेम मान के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज WRT विद रेस्पेक्ट टू द रॉकेट। ठीक है, रॉकेट, ऑलराइट। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मुझे रॉकेट का मास किसी भी टाइम t पर लिखना है, ठीक है, तो रॉकेट का मास भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना। ये इनिशियल मास था, एक रेट से फ्यूल जलता जा रहा है, बाहर फेंकता जा रहा है, तो इवेंचुअली इसका वजन कम होगा। तो मास जो है उसको भी हम फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, इनिशियल मास m नॉट माइनस r टाइम्स t। ये आपको समझ में आया। और यहाँ पर जो r है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा dm अपॉन dt। अब हमें अगर यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले तो एक और चीज़ कर देता हूँ। मेरे पास एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है u, इसको मैं u लिख दूंगा। ठीक है, इसको लिख दो u, और इस रॉकेट की स्पीड किसी भी टाइम t पर है v। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ये स्पेस में और हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहें, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर हम मोमेंटम बैलेंस करा सकते हैं। ठीक है, इनिशियली हमारे पास कुछ भी सिस्टम का मोमेंटम है, ये इस तरफ जा रहा था, मास इसका जो भी मास उस टाइम था, उसकी जो भी कुछ वेलोसिटी थी, ऐसे जा रहा था, है ना। इनिशियली मोमेंटम मैं ऐसे लिखूंगा PI इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली इसका मोमेंटम हमारे पास इस दिशा में है, कितना है, वो है मास उस समय पर जितना भी मास था इनटू वेलोसिटी v। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जो थोड़ी देर बाद यानी आफ्टर dt टाइम हमारे पास इसकी वेलोसिटी इस तरफ थोड़ी सी बढ़ेगी। कितनी बढ़ जाएगी, v प्लस dv हो जाएगी। इसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना।
इस दिशा में अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास m माइनस डी एम, ठीक है, इंटू वी प्लस डी वी, ठीक है। ये कौन सा मोमेंटम हो गया? ये तो भाई रॉकेट वाले पार्ट का हुआ। साथ में हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा मास इस तरफ फेंका भी गया है यू स्पीड से। अच्छा, इस तरफ यू स्पीड से फेंका है और खुद ये इधर जा रहा था। इस मास की ये जो छोटा सा मास फेंका है वो होगा हमारा डीएम, है ना। तो ये जो डीएम हमारे पास इस तरीके से, इसकी इस दिशा में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जाएगी यू माइनस वी। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। रॉकेट में रेस्पेक्ट में यू इस तरफ थी, रॉकेट खुद इधर जा रहा है वी से, तो उसकी वेलोसिटी भी इसमें ऐड हो जाएगी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो जाती है यू माइनस वी। और क्योंकि ये इस तरफ है तो यहाँ पर हम इस तरफ कर देंगे माइनस। माइनस क्या हो जाएगा वो, इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे पास ये रॉकेट है बड़ा सा, इस तरफ हो गया था ये v प्लस डी वी से, और इसका मास हो गया था m माइनस डी एम, ठीक है। और ये हो जाता है माइनस हमारे पास डी एम इंटू यू माइनस वी। अब यहाँ पर इसको अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो मेरे पास हो जाता है एम वी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस डी एम इंटू यू प्लस वी डी एम। ये मेरे पास कुछ इक्वेशन आ जाती है। देखो इसमें कितनी चीज़ें कट रही हैं। यहाँ पर एम वी से एम वी कट जाता है और वी डी एम यहाँ पर है, वी डी एम यहाँ पर है, ये दोनों इस तरीके से कट जाते हैं। हमारे पास एक ये टर्म है ना। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एम डी वी इज इक्वल टू यू डी एम प्लस डी एम इंटू डी वी, ठीक। आप फील करने की कोशिश करो, हम छोटे से टाइम इंटरवल डी टी की बात कर रहे थे और हमारे पास जो डी वी है वो बहुत ही इन्फिनिटेसिमल, बहुत छोटा सा चेंज होगा। डी एम भी बहुत छोटी सी वैल्यू होगी और ये डी एम और डी वी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो और भी बहुत छोटी हो जाती है। जैसे ये 10⁻⁻10 के ऑर्डर का था, 10⁻⁻10, तो ये हो जाता है 10⁻⁻20 के ऑर्डर का। अब इन दोनों के आगे तो इसको आप इग्नोर ही कर सकते हो, तो ये हो जाता है हमारे पास अप्रोच करता है ज़ीरो को, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। साथ में अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक डीएम वाली टर्म हो रही है। क्या मैं लिख सकता हूँ डीएम इज इक्वल टू आर टाइम्स डी टी। इस रेट से अगर डी टी टाइम में बर्न होता है, कितना मास बर्न हो जाता है, वही तो हमारे पास डीएम की वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एम इंटू डी वी इज इक्वल टू यू इंटू आर डी टी। यहाँ से हमारे पास देखो ये क्या हो जाता है, डी एम अपॉन डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाती है मेरे पास यू आर अपॉन एम। अच्छा, डी वी अपॉन डी टी क्या है, वो इसका एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है मेरे पास यू आर अपॉन एम। ऑलराइट, अच्छा ये एम क्या था, इसका इस वक्त पे जो भी मास था, इनिशियल मास नहीं था ये, हमने तो किसी भी टाइम टी पर बात करी थी। तो ये मास उस पर्टिकुलर समय का एम टी है। देखो हम यहाँ पर भी एम टी लेकर के स्टार्ट हुए थे, इसी को मैं लिख सकता हूँ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू यू आर अपॉन, हमारे पास वैल्यू क्या जाती है, दिस इज इक्वल टू एम नॉट माइनस आर टी, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अच्छा ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को उसी के मास से मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो बन जाता है हमारे पास फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके ऊपर जो भी थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, फोर्स उस पर्टिकुलर टाइम पे जो लग रहा होगा, उसकी वैल्यू आ जाती है u इंटू आर। और ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ रही है। तो यहाँ पर r क्या था, r था हमारे पास dm अपॉन dt, और u क्या थी हमारे पास, इजेक्ट स्पीड विच वॉज रिलेटिव टू द रॉकेट। तो यहाँ से अगेन वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। f थ्रस्ट हमारे पास जो होता है किसी भी फंक्शन टाइम t पे, उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ सिर्फ फोर्स इज इक्वल टू रेट को मैं लिख दूंगा dm अपॉन dt टाइम्स u रिलेटिव। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि अब हम सभी जगह इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑलराइट, अब हमारे पास एक बार ये इक्वेशन आ जाती है। बेसिक इंटीग्रेशन वगैरह आप करोगे तो आप बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। यहाँ से देखो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है u टाइम्स ln m नॉट अपॉन m एट दैट पर्टिकुलर टाइम t, है ना। इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। मास एट एनी टाइम t, उसको आप इस तरीके से एक और लिख सकते हो, वो हो जाता है u इंटू ln, हमारे पास आ जाएगा m नॉट अपॉन m नॉट माइनस आर टी। इस तरीके से
लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे एम नॉट हमारे पास इनिशियल मास है और इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर। ओके, अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और हमारे पास इस रॉकेट का मास खत्म ही होने वाला हो, पूरा जल जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, तब इसकी देखते हैं हम स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मास है, हम पूरा रॉकेट का भी खुद का कुछ मास होता है, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि इसका रॉकेट पूरा का पूरा जल करके ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं ये तब आई हैं जब हमारे पास हमने ग्रेविटी को कंसिडर नहीं किया था, है ना। तो अगर मेरे पास रॉकेट है, रॉकेट अगर इस दिशा में जा रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, देखो रॉकेट है इस दिशा में अगर जा रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास u/m। अगर मेरे पास रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी पूरे समय लग रहा होगा, तो यहाँ पर उसके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है u/m -g। बहुत ही बेसिक सी ये चीज़ है। अगर ऐसा एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर ऐसा एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आप जो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी u/ln, सेम फॉर्मूला है ना, u/ln m0/m, m0/m किसी भी टाइम t पर -gt। तो ये चीज़ें बेसिक इंटीग्रेशन से आप सारी की सारी निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल में रॉकेट होगा तो ये काम होगा, वर्टिकल में रॉकेट जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला आने वाला है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा काम की बात है हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार अब हम डिराइव नहीं करने वाले, इसको हम याद कर लेंगे, इसी को सभी जगह यूज़ करना शुरू करेंगे। A kite of mass m0 is moving with a velocity v0, ठीक है। At time t is equal to 0, water starts pouring into the kite from a container above the kite at a rate of lambda kilogram per second. Find the velocity of kite as a function of time. अब यहाँ पर फील करने की कोशिश करो, यहाँ पे ये लैम्डा किलोग्राम पर सेकंड से सामान कुछ गिर रहा है, उसके ऊपर पानी गिर रहा है, जो भी गिर रहा है, उसकी जगह हम ये भी बोल सकते थे बारिश हो रही है। यहाँ पर बारिश हो रही होती तो फिर उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है क्या यहाँ पर मास ऐड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाएगा। किसी भी टाइम टी पर हमारे पास पहली बात तो इसका मास बढ़ेगा, है ना, मास कांस्टेंट नहीं है, इसके अंदर से वजन आता जा रहा है तो मास बढ़ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ एनी टाइम टी मास टी विल बी इक्वल टू m0 प्लस लेमडा टाइम्स टी, इतने किलोग्राम हमारे पास इसका मास हो जाएगा। अच्छा, इसका मास बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, देखो फोर्स, अब आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हो कि छोटा सा मास इसमें dm अगर ऐड होता है तो इनिशियली उसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं था, इसका मोमेंटम था इस तरफ, m मास था, v वेलोसिटी थी, तो हमारे पास इनिशियली जो मोमेंटम था फिर फाइनली दोनों की वेलोसिटी कुछ इस तरफ हो जाती है, जो वेलोसिटी है वो v माइनस dv हो जाएगी और हमारे पास टोटल मास कितना हो जाएगा m प्लस dm हो जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ें इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो। अगेन वही इक्वेशन बनेगी, सेम तरीके से चीज़ें सॉल्व होने वाली है। हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है उसको मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ। अब वो आ जाता है dm/dt टाइम्स हमारे पास कितना होता है u रिलेटिव। सेम वैल्यू आपको निकल के आने वाली है, इसको फील करने की कोशिश करो। पहली बात तो यहाँ पर dm/dt की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास एक्चुअली पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। v रिलेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मास इसमें ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है जो हमारी बॉडी है उसके कंपैरिजन में। तो अच्छा, यहाँ से जो ब्लॉक नीचे गिर रहा है उसकी वेलोसिटी तो नीचे की तरफ होंगी, जो भी छोटे छोटे मास गिर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर इसके पास में जो भी मास है ये इस तरफ जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करोगे तो उसके लिए हम इस पे जाकर के बैठ जाएंगे, तो इफेक्टिवली हमारे पास इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ आ जाती है। लेकिन हमारे पास ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है जहाँ मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, देखो इस पर नीचे की तरफ भी कुछ फोर्स लगेगा, इस पे फिर इस दिशा में भी कुछ फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे की तरफ वाला जो फोर्स है वो इसकी नीचे वाली वेलोसिटी के कारण होगा, इस दिशा में इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा वो इस दिशा वाली वेलोसिटी के कारण होगा। तो हमारे पास नीचे वाला जो फोर्स है वो उसको नीचे एक्सेलरेट नहीं करा सकता, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे नहीं हो सकता, सिर्फ इस दिशा में या इस दिशा में हो सकता है, इसलिए हम सिर्फ fx को कंसिडर करने वाले हैं। तो हम ये इक्वेशन जो लिखेंगे इसको हम लिखेंगे सिर्फ x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी जो इसके लगने वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा एनीवे, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इज ओनली फॉर
एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यू रिलेटिव कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ से अगर मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बात करूँ तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा था वी नॉट से, और अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करें तो इसकी वेलोसिटी थी 0। अब मुझे इसके रिलेटिव बैठना है तो मैं इसमें इस दिशा में वी नॉट ऐड करूँगा, इसको रेस्ट पे ले आऊँगा, तो इसमें इस तरफ वी नॉट की वैल्यू ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं अगर ये मेरा पॉजिटिव एक्स था तो मेरे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, करेक्ट, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पर मैं इसकी लिख दूंगा, यहाँ पर यू रिलेटिव इज नेगेटिव, है ना। हमारे पास जो नेट फोर्स आ रहा है वो देखो आता है नेगेटिव आ जाएगा, है ना, माइनस वी फोर्स। फील करने की कोशिश करो, इसके ऊपर नेगेटिव फोर्स लग रहा है और नेगेटिव फोर्स लगे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम होनी है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। ओके, कितनी कम हो जाएगी अब उसको कैसे पता करोगे, तो देखो मैं फोर्स की जो वैल्यू है उसको लिख दूंगा, फोर्स इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू तो फिक्स है, लैम्डा किलोग्राम पर सेकेंड, ये तो मुझे पता है, इनटू यू रिलेटिव। अब यू रिलेटिव क्या है भाई, उसकी वैल्यू वो होगी यू नॉट, वी नॉट नहीं होगी, उसकी वैल्यू उतनी होगी जितना इसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर हो चुकी होगी। हमारे पास वी नॉट इनिशियली थी, बाद में वेलोसिटी वी हो जाएगी, थोड़ा कम होती जाएगी, किसी भी टाइम पे जो भी वेलोसिटी उतना हमारे पास आने वाला है। अच्छा, फोर्स मैं डायरेक्शन वाइज बना देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से हमारे पास फोर्स लग रहा है, हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब क्योंकि मेरे पास फोर्स की वैल्यू इस तरीके से आ चुकी है तो अब मैं किसी भी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी पता कर सकता हूँ। फोर्स को आप लिखोगे, ये हो जाता है फोर्स हमारा मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि डी वी अपॉन डी टी। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। यहाँ पर मास की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, मास मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इस तरीके से, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो और अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सॉल्व करो, इसमें से पता करो हमारे पास वेलोसिटी जो फाइनली है ना, इसको आप इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, टाइम जाएगा हमारे पास 0 से लेकर के t तक, वेलोसिटी जाएगी v नॉट से लेकर के v तक, तो हमारे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। पता करो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इंटीग्रेट करो और इसके बाद हम एक इसको सॉल्व करने की छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं, कैसे है देखो, यहाँ पर जो v है उसको मैं इस तरफ ले जाऊँगा, dt दूसरी तरफ आ जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dv अपॉन लेमडा टाइम्स v विल बी इक्वल टू dt अपॉन m, और m को ही मैं लिख दूंगा m नॉट प्लस लेमडा टी, m नॉट प्लस लेमडा टाइम्स टी। अब इसको करना है हमें इंटीग्रेट, यहाँ पर इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन लेमडा डी वी अपॉन वी, वो आ जाएगा हमारे पास एल एन ऑफ वी, ठीक है। लिमिट आ जाएगी, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वी नॉट से लेकर के किसी भी टाइम वी पर जा रही है, विल बी इक्वल टू हमारे पास डी टी अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा एल एन ऑफ एम नॉट प्लस लेमडा टी। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअली एक माइनस का साइन हमको लगाना ही था तो उसको लगा के ही रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस रहेगा और उसके कारण हमारे पास लिमिट्स चेंज हो जाती है, और लिमिट्स चेंज होगी हमारे पास यहाँ पर लिमिट आ जाएगी टाइम की t से लेकर के 0 तक, कि यहाँ पे एक जगह हमें माइनस रखना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारे पास टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, तो हमारे पास आंसर गलत हो जाता है, तो माइनस को रखना। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे 1/λ इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास आ जाता है एल एन ऑफ वी अपॉन वी नॉट विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ, हमारे पास कितना हो जाएगा टी इज इक्वल टू 0 रखने पे आ जाता है एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लेमडा टी। यहाँ से हम दोनों को ई रेज़ टू पावर चढ़ा देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू एम नॉट वी नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लेमडा टी। ऑप्शन ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। अब इसी को सॉल्व करने का एक्चुअली बहुत छोटा सा तरीका है, तो देखो क्या है वो तरीका। स्टार्टिंग में हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम था वो कितना था, एम नॉट वी नॉट, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, इनिशियल मोमेंटम एम नॉट वी नॉट। फाइनली हमारे पास देखो इसके ऊपर एक्स दिशा में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, और इसके ऊपर जितना भी मास गिरता है उसकी एक्स डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इवेंचुअली इसके ऊपर जितना भी मास गिरा है उसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इस तरफ, और ये जो टोटल मास एम नॉट था उसकी भी इस डायरेक्शन में वही वेलोसिटी होगी,
तो मैं फाइनल मोमेंटम क्या लिख सकता हूँ, इन एक्स डायरेक्शन, है ना। मैं कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। उसकी वैल्यू आ जाएगी, मास बढ़ चुका है एम नॉट प्लस लेमडा टी, वेलोसिटी कम होकर के फाइनली वी रह गई है, यहाँ से वी सीधे सीधे आ जाता है एम नॉट वी नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लेमडा टी। अगेन सेम ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच हो सकते हैं। कई बार हम ऐसे साइड के रास्ते से सिंपल सॉल्यूशन से भी निकल जाते हैं, नहीं तो अधिकतर आपको इसी तरीके की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हर बार आपको इतना सिंपली सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ये लंबा वाला जो तरीका था उसको भी देख लिया। याद रखने की बात क्या है, हमारे पास जब भी थ्रस्ट का फोर्स होता है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा सा फिजिकली फील करने की भी कोशिश करेंगे। भाई यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी, है ना। तो वेलोसिटी कम ही होगी, नहीं तो फिर ऐसे अगर बढ़ रही होती वेलोसिटी तो सोचो कितना अच्छा हो जाता। हम सड़क पे जा रहे हैं, बारिश होगी तो अपने आप कार की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर हम इंजन बंद करके आराम से पेट्रोल बचा सकते हैं अपना, पेट्रोल डीजल गैस इलेक्ट्रिसिटी जो भी है। वेरिएबल मास सिस्टम में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाने का यहाँ पर अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती है, इसलिए इस सवाल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक कार्ट है और उसमें पानी भरा हुआ है और कार्ट का वजन नेग्लिजिबल है, और मान लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से नीचे से एक इसमें से छेद कर दिया, तो क्या होगा, क्या हमारा कार्ट लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करेगा? हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब भी पानी ग्राउंड से टकराता है वो रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। फील करने की कोशिश करो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ से पहली बात तो जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आती है वी फ्लक्स, उसकी वैल्यू होती है √2GH। इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देख चुके हैं। और हमारे पास यहाँ से वेलोसिटी इस तरफ निकलेगी, तो देखो हमारे पास जो फोर्स होता है ना, फोर्स जो लगेगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, dm/dt मल्टीप्लाइड बाई v रिलेटिव। तो बताओ यहाँ पे dm/dt क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो किसके मास की बात करते हैं, जिस सिस्टम में मास या तो आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका मास बाहर जा रहा है, तो इसके पास ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव, है ना, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। यू रिलेटिव, अच्छा अब यहाँ पर मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देना चाहिए, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। वी रिलेटिव किसकी वेलोसिटी है, जो मास सिस्टम में आ रहा था या जा रहा था। तो सिस्टम में यहाँ से मास इस तरफ जा रहा है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी किस दिशा में है। अगर इस मास से पूछा जाए, अच्छा ये तो रेस्ट पे थी अभी, है ना, इसके ऊपर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इसी दिशा में हो जाएगी, तो ये भी इस कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव आ जाती है, तो ये भी आ जाती है नेगेटिव। इसका मतलब हमारा फोर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगने वाला है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बड़ी सिंपली तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको इसका कुछ एरिया दिया होगा, ठीक है, एरिया दिया होगा, डेंसिटी दी होगी, तो आप यहाँ से मास फ्लो रेट निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो, हमारे पास जो रेट आ जाएगी dm/dt, उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर आपको बेसिकली लिखना है dm की वैल्यू कितनी होती है। dm की जो वैल्यू होती है हमारे पास, आप इस तरीके से लिख सकते हो, dm इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू dt। तो ये vdt क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर एरिया था, vdt यानी dt टाइम में पानी कितना इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक वॉल्यूम आ गया, इस वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास छोटा सा dm आ जाता है। तो यहाँ से dm/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो आप निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू आ जाती है a/ρv, ठीक है। हमारे पास dm/dt की वैल्यू आ गई a/ρv। और अगर मुझे फोर्स पता करना है तो ये चीज़ तो मैं निकाल चुका हूँ, v जो रिलेटिव है उसकी वैल्यू भी v के ही बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है, फोर्स की वैल्यू आ जाती है a/ρv मल्टीप्लाइड बाई v, यानी कि a/ρv², या फिर अगर v की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2gh/a/ρ, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो। अब सवाल इसमें किस तरीके के बन सकते हैं, या तो फोर्स निकाल दो, इसके ऊपर थ्रस्ट, बहुत ही सिंपल। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास ऐसा कुछ पूछा जाएगा कि भाई एक बात बताओ, यहाँ ग्राउंड पर टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा। तो उस केस में हमें मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ से जो पानी निकला है थोड़ी देर बाद उसकी यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। अच्छा यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, अब वो यहाँ पर किसी वेलोसिटी से आके टकरा रहा है, तो यहाँ पे कुछ थ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। छोटा सा dm अगर यहाँ पे आके टकरा रहा है, उसकी कुछ स्पीड है, उसकी कुछ डेंसिटी है,
उसकी कुछ मास पर यूनिट टाइम, इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी दी है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो चेन गिरती है वाला, तो उसको वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। उसके हिसाब से आपको ग्राउंड पे फोर्स पता चल जाएगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करना है तो क्या बोल दिया जाएगा कि भाई टोटल फोर्स की बात करो, तो टोटल फोर्स में इसका कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन भी बहुत ट्रिकी सी चीज़ है, इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल मास है वो मास धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे मास कम हो रहा है। तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा इसके ऊपर mg, इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा फोर्स ऑफ थ्रस्ट जो अभी हमने यहाँ से निकाला, और साथ में लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन। तो F प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू हमारे पास mg, इस तरीके की बात आपको करनी होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन भी समय के साथ चेंज हो रही होगी, और हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो भी कुछ समय के साथ चेंज हो रहा होगा। तो आपसे बस ये पूछ लिया जाए कि बताओ टोटल फोर्स ऑन द फ्लोर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो इस तरीके की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, जो भी थ्रस्ट के फोर्स होते हैं उसमें हम ये वाली चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। अब बात आती है कि अगर मैं यहाँ पर छेद कर दूँ, है ना, दूसरी टाइप के क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्वेश्चन बनने का स्कोप क्या है, यहाँ पर से इस तरफ अगेन वेलोसिटी तो सेम होगी, यहाँ से भी इस तरीके से कुछ u स्पीड से ये निकलेगा। अब क्योंकि ये यहाँ से u से निकल रहा है, तो अब की बार देखो इसके ऊपर थ्रस्ट लगेगी इस तरफ, और हम देखते हैं कि इवेंचुअली इसकी कुछ इस तरफ वेलोसिटी v हो जाती है, विद टाइम वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर सवाल इस तरीके की पूछे भी जा सकते हैं कि भाई यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी होगी, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, दोनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की क्या है, उसको किस तरीके से अप्रोच करोगे। देखो अगेन यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ, तो फोर्स थ्रस्ट उसकी जो वैल्यू आती है वो अगेन आप सेम कैलकुलेशन है, हमारे पास जो फोर्स थ्रस्ट की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है रो ए यू स्क्वायर। यहाँ पे यू क्या थी हमारे पास, जो भी इजेक्ट होने वाली वेलोसिटी थी विद रेस्पेक्ट टू द कंटेनर। तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू हमारे पास आने ही वाली है √2gh के बराबर, तो इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी रो ए 2gh। यहाँ पर h हमारे पास ये वाली हाइट h है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाती है, एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स अपॉन उस वक्त का मास, क्योंकि मास भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। फोर्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास रो ए 2gh, इसको देखो फोर्स इज इक्वल टू रो ए 2gh। मास कितना होगा इस कंटेनर के, अगर मास की बात की जाए तो देखो यहाँ पर हमारे पास इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, तो डेंसिटी है रो, वॉल्यूम है हमारे पास इसकी कुछ हाइट है h, और नीचे से यहाँ पर अगर आप इसका एरिया देखोगे वो एरिया की वैल्यू है अगर a, है ना, यहाँ पर ये वाला एरिया a है, इसका एरिया स्मॉल a है, ठीक है। तो ऑलराइट, यहाँ पर एक्सेलरेशन और एरिया में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, नहीं तो आप इस a से इस a को काट दोगे, गलती नहीं करना। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास रो से रो कट जाता है, h से h कट जाता है, और हमारे पास जो वैल्यू जाती है एक्सेलरेशन की, जो वैल्यू जाती है वो जाती है 2g स्मॉल a अपॉन कैपिटल A। अब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट h। बहुत ही सुंदर सी बात हो गई। इस कंटेनर के अंदर जो पानी की हाइट का लेवल है वो समय के साथ कम होता जा रहा है, समय के साथ कम होता जा रहा है, तो हमारे पास जो थ्रस्ट का फोर्स है वो कम होता जा रहा है, फोर्स कम होता जा रहा है, साथ में मास भी कम होता जा रहा है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट आ जाती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ गई तो अब आपसे किसी भी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी अगर पूछी जाएगी तो वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है कि अगर यहाँ पर हमने कहीं तरीके से फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो हमारे पास जो थ्रस्ट का फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, अगर जो यहाँ पर फ्रिक्शन लग सकता है, अगर ये फोर्स उससे ज़्यादा है तो ये मूव करेगा, नहीं तो ये फिर मूव नहीं करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बोल दिया जाएगा यहाँ पर पहिए नहीं है बल्कि यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन का फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो बताओ ये कितनी दूर तक स्लाइड करेगा। तो ऐसे केस में आपको देखो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये कितनी दूर तक जा रहा है। इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। बेसिकली अगेन हमारे पास काम की इक्वेशन क्या आती है, थ्रस्ट का जो फोर्स है वो होता है dm/dt टाइम्स v रिलेटिव। आपको बस यही ध्यान रखना है।
ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेई मंथ एंड नीट मंथ। जेई मंथ में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।